नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार और आपका जेएसएससी गुरुकुल पे स्वागत है। आप अगर झारखंड का किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 40 क्वेश्चन जनरल स्टडी पूछा जाता है। तो ये सभी एग्जामों के लिए आपका उपयोगी है। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वह किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को त्याग कर धर्म की राह चुनी थी। मैं इस क्वेश्चन करने से पहले हल्का सा आपको एक कहानी अशोक के बारे में सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको भेरी घोष और धम्म घोष ये दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं 261 ईसा पूर्व के समय जब कलिंग का युद्ध होता है। और कलिंग का युद्ध जब अशोक ने जीत लेता है तो भेरी घोष की घोषणा करता है। मतलब भेरी मतलब होता है नगाड़ा बजाते हुए। ठीक है, वह घोषणा करता है और जीत का जश्न मनाने के लिए बोलता है। तो चारों तरफ ढोल नगाड़ा बज रहा होता है और जीत का जश्न मनाया जा रहा था। इसी बीच अशोक सोचता है कि क्यों ना मैं युद्ध के मैदान में एक बार जाके देखूं। तो जब अशोक युद्ध के मैदान में जाते हैं तो जब वहां देखते हैं तो वह बिल्कुल चौंक जाते हैं और उनकी रूहें कांप जाती है, क्योंकि जब वह मैदान में युद्ध के मैदान में देखते हैं कि चारों तरफ मौत का यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। मतलब कि वो देखना चाह रहे थे यहाँ युद्ध का जश्न मन रहा होगा, लेकिन चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी। बच्चे महिलाएं मारे गए थे, सैनिकें बहुत से मारी गई थी। तो इससे अशोक को लगता है कि क्या मानव जीवन यही है, किसी की हत्या करके किसी की आगे बढ़ना या तो राज्य को कब्जा करना, ये मानवता नहीं है। और यहीं से अशोक का जो है वह दिल पिघल जाता है और वह घोषणा करते हैं कि आज के बाद हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और भेरी घोष से धम्म घोष की घोषणा कर दिए थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो आप लोग का भेरी घोष और आपका धम्म घोष जो था वो आप लोग का क्लियर हो गया। भेरी घोष का मतलब ही होता है, भेरी मतलब होता है नगाड़ा, ठीक है, नगाड़ा बजा के घोषणा करना। ठीक है, और धम्म का मतलब होता है धार्मिक शिक्षा, शांति, प्यार। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसका जो आंसर होगा वह अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। ठीक है, हमने जो अभी आपको कहानी सुनाई उसी यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, ऑप्शन में था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वह 322 से 298 ईसा पूर्व था और यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक भी थे और प्रथम महान सम्राट भी थे। अगर बिंदुसार की बात करें हम लोग तो इन्हें अमित्रघात कहा जाता है, जो शत्रुओं को नाश करने वाला होता है इसका अर्थ। तो ये भी ध्यान इसमें रखिएगा। अशोक की बात करें तो अशोक का मैंने तो कहानी सुनाया है और यह मौर्य वंश से संबंधित थे और ये प्रतापी राजा थे, बहुत ही योग्य राजा थे। और इनको देवानाम प्रिय नाम से पुकारा भी जाता था और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। तो एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दशरथ मौर्य का जो समय था वह 332 से 224 ईसा पूर्व था और मौर्य वंश के पतन के समय यही शासक थे और इनका जो शासन था वह मगध तक ही सीमित था। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत जिसको अस्पृश्यता को समाप्त करता है। ठीक है, छुआछूत जो होता है वह समाप्त करता है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आर्टिकल 17। कौन सा होगा? आर्टिकल 17। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 14 का तो यह समानता के अधिकार से संबंधित है, इससे समानता का अधिकार से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 18 की अगर हम लोग बात करें तो यह उपाधियों का अंत है, यह उपाधियों का अंत है, इससे यह संबंधित है। तो ये चीजें भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यह श्वेत क्रांति जो माना जाता है वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और वहीं अगर पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, डॉक्टर कुरियन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। ठीक है, वहीं हरित क्रांति से स्वामीनाथन जी संबंधित थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां। तो यह हो जाएगा भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह 7वां
स्थान है। ठीक है, पहला अगर की बात करें तो रूस है, दूसरा में अगर बात करें तो कनाडा है, और तीसरी की अगर बात करें तो चीन, चौथी में अमेरिका है, और पांचवी में ब्राजील है, और छठा में ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, इसमें क्रम सजाने के लिए भी पूछ देता है बार बार, तो ये मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए आप लोग का। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, या सप्ताप मंडल, या मध्य मंडल, या आपका बाह्य मंडल, ये आपको बताना है। तो ओजोन परत का मुख्य परत जो है वह आपका समताप मंडल में पाया जाता है। इसमें समताप मंडल में पाया जाता है। इसमें हानिकारक पराबैंगनी की जो किरण आती है उसको अवशोषित कर लिया जाता है और इस तरह पृथ्वी तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, जिससे त्वचा कैंसर नहीं होता आदमी को, मतलब त्वचा कैंसर से लोग बचता है बहुत रेयर में। अगर बात करें हम लोग क्षोभ मंडल का, तो यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है, ये ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और इसमें जो होती है मौसमी संबंधित घटनाएं इसी में होती है। जैसे वर्षा होती है, बादल होता है, बिजली चमकना होता है, आंधी तूफान जो आता है सब क्षोभ मंडल में ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर समताप मंडल की बात करें तो यह क्षोभ मंडल से ठीक ऊपर वाली परत है। ठीक, ये वाली परत है, ऊपर वाली परत है क्षोभ मंडल। और इसमें जो है इसमें सबसे बड़ी चीज ये ध्यान में रखना है कि इसमें मौसमी संबंधित घटनाएं नहीं होती है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर जो जहाज होता है वायुयान होता है, इसलिए इसी सप्ताह मंडल में उड़ती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मध्य मंडल की अगर बात करें तो वायुमंडल की तीसरी परत है। यह कौन सी परत है? यह आपकी तीसरी परत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यह कौन सी है? तीसरी परत है। ठीक है, मध्य मंडल। इसमें क्या होता है, जो उल्का पिंड होता है इसी परत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वायुमंडल की अगर हम लोग बात करें तो यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, यह सबसे ऊपरी परत है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो गैसें होती हैं यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आप कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो गैसें होती है हल्की, वह किस मंडल में पाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें से आपको एक चुनना होता है। ये चीजें आप लोगों को रटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो इसमें जो करता है वह राज्यपाल जी करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल जी। मानवाधिकार क्या होता है? मानवाधिकार को हम वह कह सकते हैं जो हर इंसान, जितने भी धरती में इंसान हैं, उनका एक जरूरी अधिकार होता है, उसी को मानवाधिकार बोला जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें जो होता है वह राज्यपाल ही इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति होती है, उससे इसमें सिफारिश की जाती है। अब सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है आर्टिकल और उसकी आयु, मतलब जो भी ऑप्शन में दिया गया था राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उसी को हम लोग उसका देखने वाले। तो जो राष्ट्रपति है वह आर्टिकल 52 में इसका जिक्र किया गया है, और राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए। वहीं अगर राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो यह अनुच्छेद 153 में इसका जिक्र किया गया है, और अगर आपको राज्यपाल बनना है तो न्यूनतम आयु आपकी भी उसमें 35 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो आर्टिकल 75 में इसका जिक्र किया गया है, और आपकी न्यूनतम और 25 वर्ष हो तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो इसकी आर्टिकल 164 में जिक्र किया गया है, और मुख्यमंत्री बनने के न्यूनतम आयु की आवश्यकता जो होती है वह आपका 25 वर्ष होती है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जिस तरह पूरे देश में, भारत देश में राष्ट्रपति काम करते हैं, उसी तरह पूरे राज्य में राज्यपाल काम करते हैं। तो ये चीजें ध्यान आपको रखनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? न्यूयॉर्क 1945, या जेनेवा 1948, या वियना 1955, या पेरिस 1946। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा जेनेवा। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का WHO का यह मुख्यालय है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। WHO होता क्या है? अगर विश्व में किसी भी प्रकार की बीमारी फैलती है या महामारी होती है, जैसे कोरोना आई थी, तो जो गाइडलाइंस देता है क्या करना है नहीं करना है पूरे देश को, तो वो WHO ही देता है। ठीक है, इसमें सभी देशों के लोग आर्थिक मदद करते हैं, जिससे यह WHO संस्था चलती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि WHO जो होती है यह स्वास्थ्य के मामले में पूरे विश्व को यह गाइडलाइन करती है। ठीक है, अगर बात करें जेनेवा का तो 1948 में इसका स्थापना हुआ था। 7 अप्रैल, अगर पूरी डेट पूछा जाए तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और इसी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई है। वहीं अगर बात करें विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो ये जो आत्मकथा है यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का आत्मकथा
कथा है। एक इनकी और आत्मकथा है अग्नि की उड़ान। कौन सा है? अग्नि की उड़ान। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन भी बोला जाता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना। अब चलिए कुछ व्यक्तियों का आत्मकथा देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसको हम लोग को देखना। महात्मा गांधी का जो एक आत्मकथा है वह सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अभी हम लोग अगली की उड़ान भी बोले, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेल्सन मंडेला की अगर बात करें तो स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, ये भी इसकी आत्मकथा है। और बराक ओबामा की अगर बात करें तो यह एक वादा किया हुआ देश, इनकी आत्मकथा है। ये चारों व्यक्तियों की आत्मकथा को आपको रट जाना है किसी भी तरह, ये पेपर में पूछा जाता है बार बार। भारत में महिला सशक्तिकरण को संवैधानिक रूप से मजबूती किस संशोधन से मिली थी, ये आपको बताना। यह आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से आपको एक ऑप्शन सही है, तो ये आपको बताना है। अच्छा, महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण का मतलब हम लोग एक आराम से समझें कि जिस पुरुष की बराबरी में लाके महिलाओं को खड़ा करना, जबकि आज के समय में लगभग खड़ी हो चुकी है। जो पुरुष बनते हैं वो महिला करके दिखा रही हैं, ठीक है। तो इसी महिला सशक्तिकरण के लिए संविधान संशोधन में इन लोगों को आरक्षण दिया गया था, वो चीज आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन में महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया गया है, इसमें इन लोगों का जोड़ा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये भी यहाँ से आ सकता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह 1992 में हुआ था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अगर पूछे कब हुआ था तो यह आपका 1976 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3 शब्द संविधान में जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा जो था वह अखंड था, ठीक है। तो ये तीनों जो शब्द जोड़े गए थे एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया था और यह बहुत ही वीवीआई है। यहाँ से हमेशा संविधान संशोधन से एक 42वां, एक 44वां, एक 73वां और एक 74वां ये संविधान संशोधन जरूर आप पढ़ के जाइएगा। यहाँ से प्रश्न एक न एक बनता ही बनता है। कम से कम ये 4 संविधान संशोधन रट जाइएगा, एक न एक प्रश्न आ ही जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन में आपको ये चीजें 3 शब्द याद रखनी है, ये जोड़ी गई थी। अगर 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भाग 9 जो है वह पंचायती राज से संबंधित है और 11वीं अनुसूची भी है वह पंचायती राज से ही संबंधित है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। बाकी 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो यह 2002 में किया गया था और इसमें सबसे प्रमुख चीज है जो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु की सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा मुक्त और अनिवार्य किया है वह किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो वह 86वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना। बाकी अनुच्छेद 21 ये जो जोड़ा गया है वह भी 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। और जो हम लोग का शिक्षक अधिकार को मौलिक अधिकार भी बनाया वह भी 86वां। इसमें से कम 5 क्वेश्चन यहाँ छिपे हुए हैं, तो यह मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से पेपर आते ही आते हैं। निम्नलिखित भारतीय खिलाड़ियों में से किसे पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। पीटी उषा, हिमा दास, तुति चंद या साइना नेहवाल, ठीक है, ये आप लोग को बताना है। तो ये जो पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है वह पीटी उषा जी को कहा जाता है, ठीक है। एक्सप्रेस मतलब होता है बहुत तेज दौड़ने वाला, बहुत तेज चलने वाला, मतलब उसी से। और ये जो पीटी उषा थे वह पयोली गांव के रहने वाली थी, उसी कारण इनको पयोली एक्सप्रेस कहा जाने लगा, ठीक है। और ये पयोली गांव जो है वह केरल, कहाँ पे है? यह केरल में है। इसी तरह हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। डिंग एक्सप्रेस इसलिए कहा जाता है कि असम में एक जगह है, डिंग गांव है, और उसी गांव के रहने वाले हैं हिमा दास जी, उसी के कारण इनका जो नाम पड़ा वह डिंग एक्सप्रेस पड़ा। जिस तरह भी सिंपल से उदाहरण आप ले सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को थाला बोला जाता है ना, थाला का मतलब होता है लीडर, ठीक है, नेतृत्व करना। तो चेन्नई से खेलते हैं इसलिए उनका नाम, और चेन्नई में जो है थाला को, मतलब लीडर को थाला ही बोला जाता है, ठीक है, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई का थाला बोला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह इन लोग का भी नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। जो जहां से रहने वाले हैं और वह अगर विख्यात हो गए किसी क्षेत्र में तो उस नाम से उसको नाम दे दिया जाता है लगभग, ठीक है। हिमा दास की अगर हम लोग बात करें, जो उपलब्धि है 2018 में IAF वर्ल्ड
U20 में चैंपियनशिप में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते थे। कब? 2018 में। ठीक है, और यह जीतने वाली पहले भारतीय महिला एथलीट थी। तो प्रश्न यहाँ से यह बन सकता है कि हिमा दास किस खेल से संबंधित है, इसके उपनाम क्या है, और यह कब स्वर्ण पदक जीते हुए थे और किस क्षेत्र में जीते हुए थे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए ये चीज ध्यान आपको रखना है। अगर साइना नेहवाल की हम लोग बात करें तो बैडमिंटन से संबंधित है, और यह 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हुए थे और बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनी। ठीक है, इसके अलावा इनको पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न, जो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नाम कर दिया गया है, और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये चीजें ध्यान में आप लोग रखिएगा। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था यह 2005 में पारित हुआ था। 2004 की सुनामी आया था भारत में, 2004 सुनामी आया था, उसके बाद आपदाओं प्रभावी प्रबंधन के लिए संसद द्वारा यह अधिनियम 2005 में पारित कर दिया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के लिए अधिकार से संबोधित है? तो अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 44, ये आपको बताना है। तो यह जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 19 जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें से 19 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे हैं, बहुत सारे उन लोगों का अलग अलग है, लेकिन एक बात आप पूरे रख सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह चर्चा आर्टिकल 19 में है। तो ये भी ध्यान आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय दोनों कहा था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी के तहत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 19 की अगर बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार है, यह मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए दिया गया है और यह भाग 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद अगर 21 की बात करें तो जीवन का अधिकार है, यह भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, सभी व्यक्तियों के लिए है, यह भी भाग 3 के आता है। अनुच्छेद अगर 32 की बात करें तो अभी भी चर्चा की संविधान उपचार के लिए। अनुच्छेद अगर 44 की बात करें तो समान नागरिक संहिता है। ठीक है, यह भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्व के तहत। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व में एक गैर वाद्य योग्य आता है और एक वाद्य योग्य आता है। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना और सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी। पूना पैक्ट जो हुआ था वह 1932 में हुआ था। बात करें लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था और वहां पे भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए हुए थे और यह दलितों के लिए वहां आवाज उठाए थे। ठीक है, जब दलितों के लिए आवाज उठाए थे तो आवाज ये उठाए थे कि हमको पृथक निर्वाचन चाहिए। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि जो दलित लोग थे उनको अलग चुनाव कराना, जिसमें से चुनाव में खड़ा भी सिर्फ दलित होंगे और वोट भी सिर्फ दलित ही करेंगे। ठीक है, ये प्रस्ताव लंदन में जब गोलमेज चल रहा था सम्मेलन, उस इमेज ने रख दिए। जब ये बात गांधी जी को पता चली कि दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की मांग की जा रही है तो गांधी जी शौक रह गए और गांधी जी को लगा अगर दलितों के अलग पृथक निर्वाचन का पारित कर दिया जाता है तो ये हमेशा हमेशा के लिए एक अलग ही राज्य या अलग ही देश बनाने की कोशिश करेगा और जो छुआछूत था वह कभी समाप्त नहीं होगा। तो गांधी जी ने तुरंत, उस वक्त गांधी जी रौदा जेल में थे, गांधी जी ने तुरंत वहीं से अनशन पर बैठ गए इसी के खिलाफ में। जब वो अनशन पे बैठ गए तो देश में पूरे खलबली मच गई। जब ये खलबली मची तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पे इसका प्रभाव पड़ने लगा, चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा। तो अब एक तरफ थी दलितों के हक की लड़ाई लड़ना भीमराव अम्बेडकर का और एक तरफ थे गांधी जी का जीवन बचाना। तो इसी बीच में एक रास्ता चुना और उस रास्ता को ही पूना पैक्ट समझौता हम लोग कह सकते हैं। इसमें यह हुआ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गांधी जी से मिलने चाहा और जाके ये मिले, वहाँ बात हुई, उसके बाद बात सहमति तक पहुंची और सहमति में ये निर्णय लिया गया। गांधी जी बोले कि ठीक है, हम आपकी बातों को मानते हैं, लेकिन जो आप लोग 71 सीटें हैं उसको बढ़ा के 148 कर दिया जाता है। ठीक है, आप लोग में ही कोई खड़ा हो, दलितों में भी खड़ा होंगे, लेकिन इसमें वोट सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग करेंगे। तो जाके बात बनी और पूना पैक्ट समझौता हुआ। तो ये पूना पैक्ट की कहानी थी। मतलब एक संक्षिप्त में अगर समझना चाहते हैं आप तो ये
जो दलितों के लिए हक की बात की जा रही थी वही पूना पैक्ट है। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल मतलब अलग चुनाव का इसने किया था ताकि उसमें सिर्फ दलित लोग ही खड़ा होंगे और वही लोग सिर्फ वोट करेंगे तो इन लोग को विकास होगा, ऐसा जरूरी नहीं था। वहाँ दोनों का विचारधारा लगभग अपने अपने में सही था, लेकिन अगर पूरा भारत की एकता में अगर बनाए रखना है तो गांधी जी की विचारधारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कहीं बेहतर थी। बाकी दलितों के लिए हक के लिए तो ये भी आवाज़ उठाना भी जायज़ था। तो यहाँ यही बात थी पूना पैक्ट में। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो ये पूना पैक्ट जो हुआ था वह गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें गांधी जी और लॉर्ड इरविन में जो हुआ था वह 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ भी कहानी है गांधी जी और लॉर्ड इरविन में। होता ये है 1930 में लगभग, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने नमक पे कर लगा देता है। जब यह बात गांधी जी को पता चलती है कि नमक पे भी कर लगा दिया तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। और जब गांधी जी ने इसका विरोध किया तो गांधी जी ने तुरंत इससे पहले क्या किए, एक पत्र लिखे, उसमें कुछ चीजें मांग रख कर दिए। जब यह पत्र लिख के इरविन के पास भेजा तो उसने भाव ही नहीं दिया, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो गांधी जी ने बहुत अच्छी एक बात बोली कि भाई मैंने तो आपको घुटने पर बैठ के रोटी मांगी लेकिन आपने तो पत्थर फेंक दिया उधर से। जब इसका गांधी जी ने विरोध किया, जब पूरे भारत के देश के लोग इसके समर्थन में उतरे तो इरविन बोलता है कि भाई मैंने तो गलती कर गया, ये पतले दुबले आदमी ने तो पूरा हिला के रख दिया है। और ब्रिटिश सरकार का भी दबाव पड़ने लगा इरविन पे कि किसी भी तरह इसका समझौता करो। तो वही समझौता के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन 5 मार्च 1931 के बीच होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते में यह निर्णय निकलता है कि गांधी जी मांग रखते हैं कि नमक बनाने का अधिकार दो, तो नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, भारतीय लोगों का उस पर कर नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी एक मोड़ आती है। उस वक्त भगत सिंह को फांसी की सजा दे दिया सुनाया गया रहता है। और उस वक्त ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम चीज होती है कि पूरे देश को आशा होती है कि गांधी जी आज इस चर्चा में भगत सिंह की फांसी के बारे में चर्चा करेंगे और उसको बचा लेंगे। लेकिन इरविन कभी भी हिंसा करने वाले और भगत सिंह के बारे में वो मान ही नहीं रहे थे कि इसको छोड़ना है। वो बोल रहे थे जो हिंसा किया है हम उसे नहीं छोड़ेंगे, जो हिंसा नहीं किया है वो मतलब अगर बंद है तो हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन भगत सिंह को कभी छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए, जिसके कारण अंततः एक दुखद समझौता इसको बोल सकते हैं। और समझौता हो गया गांधी जी और लॉर्ड इरविन में। ठीक है, दोनों में। तो यही गांधी जी और लॉर्ड इरविन का समझौता था। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिए और कहानी के तरह से समझिएगा तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसका परिणाम यह भी हुआ कि गांधी जी ने सवैया आज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में यह भाग ले लिया। ठीक है, तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का आपको डेट भी याद रखना है। ठीक है, 30, 31 और 32। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो ये दोनों ही एक समय में बहुत साथ थे। दोनों पश्चिमी सभ्यता से वकील की पढ़ाई भी किए हुए थे यह दोनों आदमी, और दोनों सूट बूट पहनते थे। और दोनों को उस वक्त गांधी जी का विचारधारा से ये दोनों सहमत थे। लेकिन गांधी जी की कुछ चीजें को देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना जी को ठीक नहीं लगने लगा। उसके कारण ये हमेशा इनका एक सिद्धांत रहता था द्विराष्ट्र सिद्धांत का। मुसलमानों के लिए अलग देश, ये पाकिस्तान का हमेशा आवाज उठाते रहते थे मांग करने के लिए। और नेहरू जो थे वह हमेशा धर्मनिरपेक्ष और एक भारत चाहता था। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की अगर बात करें तो 1939 की त्रिपुटी संकट जो है वह 1939 में हुआ था। बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पटाभी सतमरैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाव जीता हुआ था। जो कांग्रेस की तरफ से जो खड़े थे महात्मा गांधी की तरफ से, तो वो पटाभी सीतारामैया जी थे। जब यह चुनाव हारे तो महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली थी कि यह पटाभी सीतारामैया नहीं हारे, यह मेरी हार हुई है। इससे सुभाष चंद्र बोस जी को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी और बाद में वह इसे इस्तीफा देके वो छोड़ दिए कांग्रेस को। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है ये बताना है। तो ये जो मिट्टी है वह काली मिट्टी है। काली मिट्टी को क्या बोला जाता है, रेगुर की मिट्टी भी बोला जाता है। और यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक है, अगर बात करें
काली मिट्टी का, तो इसे रेगुर की मिट्टी ही कहा ही जाता है और कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसका प्रमुख क्षेत्र जो होता है, जो ये पाया जाता है, वो महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और जगह पाई जाती है। और वहीं अगर प्रमुख फसल की बात करें तो कपास के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। लाल मिट्टी की बात करें तो यह पूरे भारत में पाई जाने वाले दूसरे सबसे ज्यादा मिट्टी होती है। इसका प्रमुख क्षेत्र जो है वह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और कुछ भाग उड़ीसा में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। और प्रमुख फसल जो होती है, जो लाल मिट्टी के लिए उपयोग होती है, वह मोटे अनाज के लिए, दालें और तंबाकू के लिए लाल मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपयोग होती है। जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें तो भारत में सबसे उपजाऊ और सबसे बड़े क्षेत्र में लगभग 43% में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसका प्रमुख क्षेत्र जो उत्तर भारत का पूरा मैदान विशाल मैदान है, जिसमें पंजाब से लेके असम तक है। ठीक है, और तटीय इलाके हैं। मतलब हम लोग तो अब जो पाया जाता है उत्तरी भारत में हम लोग आते हैं ना, उधर जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण हम लोग गेहूं, धान, चावल, गन्ना ज्यादा मतलब हम लोग उपयोग करते भी हैं और उपजाते भी हैं, और तिलहन। ठीक है, वहीं अगर लेटराइट मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी में भारी वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय मतलब ये होता है, उष्ण मतलब होता है गर्मी, कटिबंधीय मतलब क्षेत्र या तट होता है। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में हमेशा गर्मी पड़े उसी को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसे एक बात ध्यान रखिए, जो भारत का नक्शा है ना, सबसे नीचे दक्षिण में आ जाइए, दक्षिण में आइएगा, वहां केरल कर्नाटक है। ठीक है, ये मान लीजिए भारत की नक्शा है, तो ये वाली जो है यहाँ जो है ये दक्षिण क्षेत्र है ना, ये यहाँ केरल कर्नाटक जो है, यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। अब बताइए एक चीज और, अगर हमेशा गर्मी रहेगी तो पानी ज्यादा वाष्प होगी, नदी तालाब उस सबका ज्यादा वाष्प होगी ना। जब ज्यादा गर्मी रहेगी तो ज्यादा वाष्प होगा, और तुरंत वाष्प होने के बाद तुरंत बारिश भी होगी, तो भारी वर्षा भी इस क्षेत्र में होती है जब होती है तो। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से आप उस क्षेत्र को कह सकते हैं। पश्चिमी घाट में केरल और कर्नाटक भी है, मेघालय की पहाड़ियां भी है दक्षिण में। ठीक है, जिसके कारण यहाँ काजू, चाय और कॉफी और रबर का प्रमुख फसल होता है, यह लेटेराइट मिट्टी में होता है। तो जब आप ये चीज ध्यान रखिए ना कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लेटेराइट, उष्ण कटिबंधीय होती है, उष्ण मतलब गर्मी होती है, और कटिबंधीय मतलब होता है क्षेत्र या तट होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप इस तरह याद रखिएगा तो हमेशा याद ही रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह जो है आपका, ये इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। वन संसाधनों का संरक्षण किस अधिनियम से संबंधित है? तो यह जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। जादूगर किसको बोला जाता है? खेलों का जादूगर, उसी के मेजर ध्यानचंद जी को बोला जाता है, उसी के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो राजीव गांधी खेल रत्न था, अब इसका नाम तो बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। तो ये प्रश्न बार बार पूछते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो पहले था उसका नाम बदलकर क्या किया गया था और कब किया गया था, ये प्रश्न बार बार बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर 14 नवंबर की बात करें तो बाल दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, और 15 अगस्त जो मनाया जाता है वह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस जो मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों बहुत पसंद थे, इसलिए चाचा नेहरू जी के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। आर्य महिला समाज ने किस देश में कार्य किया, किस दिशा में कार्य किया? तो यह विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। बात होती है 1892 ईस्वी को। एक पंडिता रमाबाई महिला होती हैं जो बहुत ही पढ़ी लिखी महिला होती है। उस वक्त 1892 ईस्वी में महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रही थी, ना ही उसको पढ़ने दिया जा रहा था, और जब वह विधवा हो रही थी तो उसमें बहुत ही कठोर अत्याचार हो रहा था। इसे देखते हुए पंडिता रमाबाई जी ने पुणे गई। जब वह पुणे जाती हैं तो वहां देखती हैं कि यहाँ तो पुरुष लोग अपनी समाज की, अपनी हक की तो बातें कर रहे हैं, महिलाएं की तो कोई बात करने वाले हैं ही नहीं। इसके बाद पंडिता रमाबाई तुरंत वही सोचती है कि आज के बाद हम एक ऐसी मंडली या समाज बनाएंगे महिलाओं के लिए जहां यह खुद की निर्णय ले सकती है। उसी को आर्य महिला समाज कहा जाता है। और जब ब्रिटिश सरकार के सामने पंडिता रमाबाई जी प्रस्ताव रखते हैं, सबसे बड़ी प्रस्ताव एक रखते हैं कि हमें एक ऐसी महिला डॉक्टर की जरूरत है जो महिलाओं की बीमारी को देख सके और इलाज अच्छे से कर सके, क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं वह पुरुष के सामने शर्माने के कारण अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पाती हैं, जिसके कारण वह कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं
जिसके बिना इलाज के कारण वह मर जाती है। तो उसी समय हमारे भारत में मेडिकल शिक्षा का नींव रखा जाता है और वहीं से डॉक्टर बनने का राह शुरुआत होता है भारत में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, यह आर्य महिला समाज के समय ही तो यह जो की थी वह पंडिता रमाबाई जी ने की थी। तो ये कहानी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1892 की कहानी है। वहीं से हम लोग की मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में राह बनता है। अभी जो हम लोग डॉक्टर बन रहे हैं, महिलाएं पुरुष जो भी बन रहे हैं, वहीं से न्यू यह पड़ी थी। मैंने कहानी के द्वारा आप लोग को समझा दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या बिहार या मध्य प्रदेश है, ये आपको बतानी है। तो यह जो है यह महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। प्रथम स्थान की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर बिहार आपका है। तो ये ध्यान रखिएगा। मैदानी हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? तो इसमें 11 होते हैं। कितने होते हैं हॉकी में? 11 होते हैं। अब देख लीजिए कुछ कौन सा खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी में जो फुटबॉल और क्रिकेट में जो होते हैं वह 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, वहीं अगर कबड्डी, नेट बॉल और वाटर पोलो की अगर बात करें तो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर वॉलीबॉल और आइस हॉकी की बात करें तो यह 6 खिलाड़ी होते हैं इसमें। अगर बास्केटबॉल में बात करें तो इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें बार बार पूछा जाता है। उत्तर भारत के मंदिरों में मुख्य रूप से किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो यह नागर शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, मंगोल आक्रमण को किसने सफलतापूर्वक रोका? इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या रजिया सुल्तान? ये आप लोग को बताना है। तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण को रोका था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, हालांकि बलबन ने भी नीतियां अपनाई थी उस समय, लेकिन खिलजी के समय सबसे बड़े आक्रमणों को विफल किया खिलजी ने ही किया था। अगर इब्राहिम लोदी की बात करें समय काल का, तो ये बहुत पूछता है बार बार। ठीक है, सभी का समय काल आपको याद रखना और संस्थापक याद रखना, यही वनडे एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो इब्राहिम लोदी का जो समय काल था वह 1517 से 1526 ईस्वी था। यह लोदी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो समय काल 1296 से 1316 ईस्वी तक था। जो इन्होंने दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया था। इनका एक सेनापति था मलिक कफूर, ये एकदम ध्यान रखिएगा किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी जी का था। बलबन की अगर समय काल की बात करें 1266 से 1286 थे। इसने विद्रोहियों को दबाने के लिए लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त अपनाने वाले कौन थे? तो ये बलबन भी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। रजिया सुल्तान की अगर बात करें तो 1236 से 1240 का समय काल था। वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक थी। जब यह दरबार में जाती थी ना रजिया सुल्तान, तो लाल कपड़े पहन के जाती थी। लाल कपड़े का मतलब क्या होता है? न्याय की मांग। क्योंकि जब यह सिंहासन पे बैठी थी तो वहां गुटबाजी करके इसको हटा दिया गया था, क्योंकि इसके जो भाई लोग थे एक भी योग्य नहीं थे, जिस कारण यही सुल्तान बनी थी और इसको गुटबाजी करके वहां के लोग हटा दिए थे। तो उसी समय यह बिना कहे पूछे यह दरबार में जाती थी और लाल कपड़े, टोपी और मर्दों की तरह कोट पहन लेती थी और यह जाती थी और यह सिंहासन पे बैठती थी। तो ये भी ध्यान आप लोग रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? ये आपको बताना है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य प्राथमिकता थी वह आपका था तेजी से औद्योगिकरण और भारी उद्योग। तेजी से औद्योगिकरण और भारी उद्योग। ठीक है, पहली योजना में कृषि पे ध्यान दिया गया था। दूसरी योजना में अपनी प्राथमिकता बदलकर भारी और बुनियादी उद्योग पर ध्यान दिया गया। ठीक है, ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। कृषि का जो विकास था यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था। जो प्रथम का था वो 1951 से 56 था और ये कौन सा मॉडल पर आधारित था? तो हेरोल्ड डोमर पे आधारित था। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 1956 से 61 था और इसमें भारी उद्योग का लक्ष्य रखा गया था। इसका जो मॉडल था महानोबिस मॉडल था। गरीबी हटाओ जो नारा था वह 5वीं, और यह किसने दिया था गरीबी हटाओ? इंदिरा गांधी जी ने। किसने? इंदिरा गांधी जी। तो ये भी ध्यान आपको रखना। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में था। काल क्या था? 1974 से 78। इसमें जो मॉडल था 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार ये पूछा गया है, तो ये VVI कर लीजिए। ऐसी तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन रहता है, ये मॉडल, योजना और लक्ष्य। ठीक है, और चौथी जो था 1969 और 74 था, आत्मनिर्भरता था और बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनका मॉडल था। भारत में पंचायती राज प्रणाली को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ये आपको बताना है। अच्छा, सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में। और दूसरा कहाँ लागू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। दूसरा कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, यह समिति
किसकी सिफारिश थी? तो बलवंत सिंह समिति के सिफारिश थी। तो ये 3 चीजें आप लोग को ध्यान इसमें रखना है, ठीक है। तो यह संविधान संशोधन के तहत पूछा गया है, तो ये आप लोग को बताना है। तो यह हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। यह 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992। 42वां कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 42वां कब हुआ था? 1976। 44वां कब हुआ था? 1978 में हुआ था। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। परिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग 1869 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है। तो यह अर्नस्ट हैक्ले द्वारा किया गया था। एक शब्द आता है यहाँ परिस्थितिकी। परिस्थितिकी किसको बोला जा सकता है? एकदम आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए एक जंगल है, उसमें पेड़ पौधे भी होंगे, जानवर भी होंगे, पानी मिट्टी भी होंगे, जो ये एक दूसरे पे आश्रित होते हैं और इसमें जो तालमेल बनी होती है उसी को हम लोग परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो आप लोग ये बिल्कुल समझ गए हो कि परिस्थितिकी किसको कहते हैं, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छी उदाहरण दिया आपको कि एक जंगल है, उसमें पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं और हवा पानी मिट्टी भी है। देखिए, जानवर किस पे आश्रित होते हैं? लोग पेड़ पौधे ही खाते हैं। पौधे किस पे आश्रित होते हैं? मिट्टी और पानी पे होते हैं। तो ये जो आपस में इन लोग में तालमेल होती है, इसी को परिस्थितिकी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ वही चीज है आपका दिया हुआ, तो ये चीज देख लीजिएगा आप लोग। झूम किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? ठीक है, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए कि स्थानीय कृषि होता क्या? स्थानांतरित कृषि आप लोग सबसे ही पकड़ लिए होंगे कि स्थानांतरित। मान लीजिए एक जंगल है, ठीक है, हमने कुछ भाग जंगल का साफ सुथरा किया। साफ सुथरा करने के बाद जो पत्ते उत्ते जो भी हों उसको जला दिया। उस पत्ते को जलाने के बाद जो उसका राख बना वह खाद की तरह काम करता है मिट्टी में, उसको मिटा दिया। मैंने उस जगह पे 2 से 3 साल तक खेती की, फिर मैंने वहां छोड़ दी। फिर जंगल का दूसरा भाग गया, वहां पे मैंने लिया, ठीक है। फिर यहाँ का जितने भी थे साफ सुथरा किया मैंने, यहाँ फिर राख को पत्तल उत्तल जला के उसका उपयोग किया और फिर वहां मैं 2-3 साल खेती किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक जैसे दूसरे जगह एक जगह खेती किए, उपजाऊ यहाँ किए, फिर दूसरी जगह जाके हम लोग खेती किए, उसी को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, ठीक है। और इसी स्थानांतरित कृषि को भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें से झूम की झूम जो जाना जाता है आपका, यह उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कहा जाता है। अब कुछ देशों का हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या नाम कहा जाता है। जैसे देखिए आपका उत्तरी पूर्वी में जैसे असम, मेघालय, मिजोरम हो गया, वहां झूम कोई मैंने स्थानांतरित कृषि को झूम कहा जाता है। वहीं अगर मध्य प्रदेश में देखें तो स्थानांतरित कृषि को वेबर या दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोड़ू या पेंडा कहा जाता है। और विदेशों में की अगर बात करें तो मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है और ब्राजील में रोका कहा जाता है। यह सब क्या कहा जाता है? किसको? स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। और स्थानांतरित कृषि क्या होता है मैंने समझा दिया कि एक जगह खेती करने के 2-3 साल के बाद अगर हम दूसरी जगह जा रहे हैं खेती करने दूसरी जगह, तो उसी को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो ये भी चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी जो है आइजॉल है। क्या है? आइजॉल है। तो ये चीजें भी आप लोग को ध्यान में रखना है। आप एक चीज कीजिएगा, अभी वर्तमान में जो जो राज्य हैं उनकी राजधानी और उनका मुख्यमंत्री और राज्यपाल देख लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न बन सकते हैं। विवेकानंद की जयंती का उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इससे मैंने स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनके आदर्शों पर चलने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाता है। इसी यही है युवा दिवस। विवेकानंद जी की सबसे बड़ी चीज एक बात है कि इसने अमेरिका में एक भाषण दिया था, ये सबको आप लोग को पता होगा। तो वहां जो फर्स्ट शब्द इसने संबोधित किए थे कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, इससे भारत की संस्कृति पे इतनी प्रभाव पड़ी कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति जानने के लिए लोग उत्सुक हो गए। तो किसी किसी ऐसे भी महान लोग होते हैं जिससे हमारे देश की संस्कृति को बहुत ऊपर लेके और पूरे विश्व में फैलाए हैं, परिचित करवाए हैं, तो ऐसे होते हैं। तो अगर बात करें हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का, तो मूल जो नाम था वह नरेंद्र दत्त जी थे। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और 1863 ईस्वी को हुआ था। इनका गुरु जो थे वह रामकृष्ण परमहंस जी थे। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखें। इसने 2 महत्वपूर्ण संगठन
का स्थापना किए हुए थे, एक रामकृष्ण मिशन का जो 1897 में किए थे, और रामकृष्ण मठ का भी एक किए थे। इनका एक प्रसिद्ध नारा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो ये चीजें इनका ध्यान में रखना है। और दर्शन भी दिए थे ये, दर्शन व्यवहारिक वेदांत इनका दर्शन है। अखबार और पत्रिका की अगर बात करें तो प्रबुद्ध भारत जो है वो अंग्रेजी में है, और उद्बोधन जो है वह बंगाली में। तो ये सब चीजें एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे रट जाइएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश नाम कैसे पड़ा? क्योंकि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वह गुलाम था किनका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो कार्यभार जो संभालते हैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसने गुलाम वंश की जो राज्य का नाम रखता है वह गुलाम वंश ही रखता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश को दास वंश भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, और मामूलक वंश भी बोला जाता है। तो ये चीजें इतनी ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है? तो यह दास राजवंश था, जिसको गुलाम वंश भी बोला जाता है। तो ये चीजें भी आप लोग को ध्यान में रखना है। एक बार देख लेते हैं समय काल संस्थापक कौन कौन थे। तो दास वंश का काल जो था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे, और इसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। खिलजी वंश की अगर बात करें तो 1290 से 1320 इनका काल था, और यह जलालुद्दीन खिलजी जो थे खिलजी वंश के संस्थापक थे, और इसने आर्थिक और सैन्य सुधार में कार्य किए थे। लोधी वंश का काल था 1451 से 1526, और इसका जो संस्थापक थे वह बहलोल लोधी थे। यह आगरा राज्य की स्थापना किए हुए थे। और गुलाम वंश की अगर बात करें तो 1526 से 1857 था काल, और बाबर ने इसका स्थापना किया था, और यह विशाल साम्राज्य और भव्य वास्तुकला के लिए आपका मुगल वंश जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में पहली बार दिया गया था? ये आप लोगों को बताना है। तो यह दिया गया था आपका 1901 ईस्वी में। कब? 1901 ईस्वी में दिया गया था। इसका स्थापना 1900 में हुआ था, और पहली बार 1901 में दिया गया था। और पहली बार 5 क्षेत्रों में दिया गया था, जिसमें से भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया गया था। द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग ये गुड लॉन्ग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। तो यह बॉन्ड है। कौन है? रिस्कन बॉन्ड जी हैं। क्षेत्रफल और सीमाओं के संदर्भ में भारत अपनी सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो यह अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। कितना? 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। आप लोग को कमेंट में बताना है कि भारत सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि गुरु अंगद देव द्वारा विकसित की गई है? ये आप लोग को बताना है। तो यह की गई है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि किसमें है? यह पंजाबी भाषा है। किसी का है? यह पंजाबी भाषा है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। यह धर्मगुरु गुरु ग्रंथ साहिबा से में संकलन इसका किया गया है। ठीक है, कुछ यहाँ दिया हुआ है कि कौन सा प्रमुख भाषा किससे है, ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष शास्त्रीय भाषा की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था? तो यह जो लिया था 2004 में लिया था। 2004 में शास्त्रीय भाषा की श्रेणी बनाई गई थी, और 2006 में इस दर्ज को प्रदान करने के लिए विशेष मानदंड निर्धारित किए गए थे। पोलो खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये आप लोग को बताना है। तो इसमें 4 होती हैं। एक होता है वाटर पोलो, एक होता है वाटर पोलो। इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी। और पोलो में कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। नरसिम्हन समिति का मुख्य संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ये आप लोग को बताना है। तो यह बैंकिंग, संरचना एवं सुधार के क्षेत्र में है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो यह आपका है आपका मणिपुर में। इसमें एक चीज 3-4 पॉइंटें ध्यान रखनी है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में, कि यह लोकटक झील का ही हिस्सा है। किसका? लोकटक झील का ही हिस्सा है। और यह तैरता हुआ ही राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कैबुल है, और यह लोकटक झील का ही हिस्सा। इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखना है, एक संगाई नामक हिरन यहाँ पाए जाते हैं, जो हमेशा नाचते रहते हैं, जो हमेशा नाचते रहते हैं। कौन सा हिरन? संगाई हिरन। और यहाँ का जो द्वीप है वह तैरते हुए रहता है, तैरते रहता है, जिसको फुमदी कहा जाता है, जिसको फुमदी कहा जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा। और संगाई जो हिरन है वह मणिपुर का राजकीय पशु भी है, राजकीय पशु भी है। तो ये भी चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। भारत में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ये बताना है। 39 नंबर। तो यह हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, यह लगभग कुल उत्पादन का 50% यहाँ पाया जाता है। उड़ीसा में से
दो प्रमुख खदान है जो आपको ध्यान में रखना है, एक मयूरभंज है और एक झारसुगुड़ा है। कौन है? एक झारसुगुड़ा है। ये आपका लोह खदान का प्रमुख, लोयस का प्रमुख खदान में से है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आप लोग को बताना है। तो यह न्यूयॉर्क यूएसए में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड, इसे दुनिया का मुख्यालय का शहर कहा जाता है। किसको? जेनेवा का। ठीक है, मुख्यालय का शहर किसको कहा जाता है? तो जेनेवा का कहा जाता है। यह जो मुख्यालय है WHO का है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का है, विश्व व्यापारी संगठन का है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। तो इतने लोगों का मुख्यालय जो है वो आपका जेनेवा है, यह ध्यान रखना है। पेरिस और फ्रांस जो है ये यूनेस्को का मुख्यालय है। किसका? यूनेस्को का। किसका? यूनेस्को का। मैं एक बात बता देता हूँ, कुछ याद रखने का ट्रिक मुख्यालयों का। अगर आपको कहीं दिख जाए सॉरी, अगर आपको कहीं दिख जाए हेल्थ, स्वास्थ्य से संबंधित और लेबर, श्रमिक से संबंधित, तो हमेशा इसका जो मुख्यालय होगा वह जेनेवा होगा। कहाँ होगा? अक्सर जेनेवा होगा। अगर एजुकेशन, शिक्षा या संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो उसका मुख्यालय पेरिस होगा। क्या होगा? पेरिस होगा। अगर परमाणु और तेल से जुड़ा हो तो उसका जो मुख्यालय होगा वो हमेशा वियना होगा। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखने हैं। अगर आप लोग को देवघर चौकीदार की अगर तैयारी करना है तो हमारे पास मात्र 299 रुपये का कोर्स है, जो कोई आपको संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। सबसे सटीक और सबसे अच्छा कंटेंट यहीं पे दिया जाता है। विश्वास कीजिए, एक बार आप पढ़ के देखिए, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड आपको दिया जाएगा। तो देर मत कीजिए, तुरंत अगर आप इसमें और इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके लिए आपको करना क्या होगा कि शुभम गुरुकुल जो है ऐप है वो आपको प्ले स्टोर या गूगल प्ले से जाके आपको वहां से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद ये ओपन आएगा, ओपन कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा अपने नंबर से, उसके बाद आपको कोर्स दिखाई देगा। तो देर ना कीजिए, देवघर के आ चुके हैं वैकेंसी, इसमें आप जितना से जितना जल्दी कर सकते हैं, सीटें लिमिटेड है, लीजिए और अपना सफल होने का रास्ता को क्लियर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।